नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और आनंदमय जीवन में होंगे। टॉपिक आज हमारा है 1935 का भारत शासन अधिनियम की हम चर्चा करेंगे। अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत, आपको कोई क्वेरी लगती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर हम अगली क्लास में आपको बिल्कुल विनम्रता के साथ देंगे। तो टॉपिक आज हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इससे पहले 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार मैं पढ़ा चुका हूं आपको, उसे अच्छे से देखिएगा, उसके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 1935 की बात करते हैं। 1935 का ये अधिनियम जब बनाया गया मेरे भाई, तो जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन। और 3 गोलमेज सम्मेलन होने की जो पृष्ठभूमि थी वो था साइमन कमीशन की 2 बार की भारत की यात्रा। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उसके बिहाफ पर, उसके आधार पर, उसकी पृष्ठभूमि पर 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में आयोजित होते हैं, जिसमें दूसरे में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर गांधी जी शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी वो असफल होता है क्योंकि गांधी जी की मांगों को ब्रिटिश सरकार नहीं ध्यान देती है और ब्रिटिश सरकार के जो प्रस्ताव थे वो गांधी जी को स्वीकार नहीं थे, यानी कि कांग्रेस को स्वीकार नहीं थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाते हैं। उसके बाद तीनों गोलमेज सम्मेलनों के बाद एक श्वेत पत्र जारी होता है 1933 में, यानी कि 1933 में। उस श्वेत पत्र पे ही के बाद ही एक आयोग बनाया जाता है, एक कमीशन बनाया जाता है, और उसके बाद एक कानून तैयार होता है, और वो कानून इस शक्ल में बनाया गया जिसका नाम रखा गया भारत शासन एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, लगभग इसमें 321 धाराएं शामिल की गई थी। कितनी धाराएं इसके अंदर? 321 धाराएं इसमें शामिल की गई थी भारत शासन अधिनियम में। और सबसे पहले भारत में एक संघीय व्यवस्था की एक व्यवस्था शुरू की गई थी, रूपरेखा शुरू की गई थी। बात करें तो संघीय प्रणाली की रूपरेखा शुरू की गई थी 1935 के इस अधिनियम के द्वारा। बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस अधिनियम से, मोटा मोटी तौर पर मैं आपको बताते चलता हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे बर्मा है, हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। अभी भारत सरकार क्या कर रही है, करंट अफेयर्स में थोड़ा सा बता दूं, बर्मा का नाम लिया है तो मैंने। भारत और बर्मा की जो सीमा रेखा है वो लगभग 3-4 राज्य हैं हमारे, जैसे नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मिजोरम है, इनसे सीमा लगती है म्यांमार की। ठीक है, और अवैध घुसपैठ करके लोग इधर आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं और भारत के राज्यों में जनसंख्या बढ़ाते हैं और बहुत सारी समस्या भी, आंतरिक स्थितियां खराब कर देते हैं, है ना, जो समस्या से जूझ रहे हैं ये वाले राज्य। तो सरकार क्या जा रही है, भारत सरकार बाढ़ लगाने जा रही है, सीमा रेखा को कवर करने जा रही है, भारत और म्यांमार की सीमा। 4 राज्य हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश भी सीमा लगाता है, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सभी राज्य हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं। तो जो म्यांमार कंट्री है वो भारत का हिस्सा था पहले। ठीक है, पुराने टाइम पे इसका बर्मा नाम हुआ करता था, जो 1935 में जब हम पढ़ेंगे। तो बर्मा जो देश है हमारे उत्तर पूर्वी साइड में स्थित है, एक पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय का एक हिस्सा है मेरे भाई, जिसका नाम है बेटा अराकन योमा। अराकन योमा पर्वत श्रृंखला अलग करती है म्यांमार को किससे, भारत से, या आप यूं कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से भी अलग करती है अराकन योमा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो बर्मा को अलग किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस अधिनियम के माध्यम से, भारत से अलग किया गया। एक राज्य जो कि इस समय पाकिस्तान के अंदर है, जिसका नाम सिंध है। कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत है। आई थिंक इसकी राजधानी कराची है पाकिस्तान में, और फिर भी चेक कर लेंगे एक बार। सिंध प्रांत की मैं बात कर रहा हूं, जो उत्तर पश्चिमी सीमा वाले हिस्से में स्थित था। उन दिनों जब भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी, आफ्टर 1947 इंडिपेंडेंस हो गया, यानी कि आजादी हो गई, तो साइड में चला गया ये राज्य, है ना। तो इस राज्य को भी अलग करके बनाया गया। कहां से अलग किया गया था? ये पहले बॉम्बे का हिस्सा था, महाराष्ट्र का हिस्सा था ये राज्य, सिंध वाला राज्य था जो पाकिस्तान में इस समय इसी अधिनियम में अलग किया गया था। उड़ीसा और बिहार 2 राज्य आप सुनते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और बिहार की राजधानी पटना है। दोनों ही राज्य, उड़ीसा कहां है? पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है, और बिहार भी उसके ऊपर है, उत्तर में स्थित है ना, बंगाल का पड़ोसी है अगर यूं कहें तो आप, क्योंकि दोनों ही राज्यों को अलग किया गया था, नया बनाया गया था, उड़ीसा को और बिहार को। कौन सी अधिनियम में बेटा? इसी अधिनियम में बनाया गया था 1935 के अधिनियम में। भारत, संपूर्ण भारत की सबसे बड़ी एक बैंक बनाई गई थी संपूर्ण भारत की, जिसका नाम आजकल आरबीआई हम पढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 के बाद 1935 में इस बैंक का आधारशिला रखी गई थी, नींव रखी गई थी। उन दिनों
आरबीआई जब बनी थी 1935 में, उन दिनों उसका मुख्यालय कलकत्ता हुआ करता था, बाद में ट्रांसफर होकर के बॉम्बे इसका मुख्यालय बनाया गया। बॉम्बे बाद में बनाया, स्टार्टिंग में कलकत्ता हुआ करता था आरबीआई का हेड ऑफिस। ठीक है, तो बहुत सारे कार्य हुए इसमें। आइए समझते हैं मेरे साथ, एक एक करके समझिएगा, प्रकाश डालते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। ठीक है, कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं इसके विषय में। अब चलते हैं 1935 पर। देखिएगा, हेडिंग डालिएगा और आराम से नोट करिएगा एक एक लाइन 1935 के भारत शासन अधिनियम की। तो ये हेडिंग है भाई साहब। सबसे पहले देखिए, इस एक्ट की प्रमुख विशेषता थी कि इसमें ब्रिटिश प्रांतों तथा संघ में शामिल होने वाले और ब्रिटिश प्रांतों में के लिए तैयार भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय फेडरेशन की परिकल्पना की गई थी। इस अधिनियम द्वारा संघीय शासन की नींव रखी गई, संघीय शासन की नींव रखी गई, संघीय व्यवस्था की नींव रखी गई। संघ, इंग्लिश में फेडरलिज्म सिस्टम बोलते हैं इसको। संघ का मतलब यह होता है कि जहां पर आप संघ शब्द सुन रहे हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था सुन रहे हैं, संघीय व्यवस्था सुन रहे हैं, उसका मतलब होता है शक्तियों का बराबर विभाजन होना, है ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, है ना। स्टेट पे भी पावर्स होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी पावर होनी चाहिए, पावर का विभाजन होना चाहिए, उसी आधार पर देश चलेगा, है ना। तो संघीय नींव रखी गई 1935 में। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से हम लोगों ने अपनाई हुई है। इसका अर्थ यह होता है शक्तियों का बराबर विभाजन। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। पूर्ण उत्तरदायी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक सरकार बनी, जो कि एक मील का पत्थर साबित होती है एक बहुत अच्छे शासन को चलाने के लिए, है ना, लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रतिनिधित्व देने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन की एक बात की गई। जैसे इस समय हमारी सरकार चल रही है, पूर्ण उत्तरदायी है कि नहीं है संसद के प्रति, भारत की जनता के प्रति, सारी चीजों के प्रति। आगे बात करते हैं। इस विस्तृत अधिनियम में 321 धाराएं थी, नोट करिएगा, और 10 अनुसूचियां थी, ये भी नोट करिएगा। कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, एक एक पॉइंट नोट करिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो बताइएगा। प्रमुख प्रावधान, हेडिंग डालिएगा तो 1935 के प्रमुख प्रावधान। जैसे इस एक्ट में पहली बार संघीय प्रणाली की व्यवस्था की गई, इसे तो नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, जिसमें ना केवल ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रांत बल्कि चीफ कमिश्नरों के प्रांत तथा देसी रियासतें भी शामिल होंगी। देसी रियासतें वो थी मेरे भाई, देसी रियासतें तो आप जानते हैं कौन सी देसी रियासतें थी। देसी रियासतें वो थी जिन पर राजा महाराजा शासन करते थे, है ना, राजाएं शासन करते थे हमारे यहाँ, उनको बोलते थे देसी रियासतें। वो भी शामिल होंगी, इसमें कहा गया है। एक ऐसा संघ बनाएंगे, एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना इस तरीके की बनाएंगे कि ऐसी प्रणाली में जिसमें केवल ब्रिटिश भारत के गवर्नर के प्रांत नहीं, ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के प्रांत तो होंगे ही होंगे, ब्रिटिश भारत वाले प्रांत तो रहेंगे ही, इसके अलावा चीफ कमिश्नर जहां शासन करते थे वो भी प्रांत रहेंगे यहाँ पे, और इसके अलावा देसी रियासतें भी शामिल हो, है ना। यानी कि भारत जो बटा हुआ था वो इस तरीके से शासन चलता था उस समय। कुछ राज्यों पर राजा शासन करते थे, कुछ इलाकों पर चीफ कमिश्नर करते थे शासन, और बहुत ज्यादा इलाकों पर, बहुत बड़े एक हिस्से पर भारत के पे अंग्रेज लोग शासन करते थे। इनको भारत के गवर्नरों के प्रांत बोलते थे। तो इन सभी को शामिल किया जाएगा, एक ऐसी व्यवस्था होगी, और उसका नाम है संघीय प्रणाली व्यवस्था। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, इस एक्ट के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। बर्मा को किससे अलग कर दिया बेटा? भारत से अलग कर दिया गया इस एक्ट के तहत। तथा उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बना दिए गए। उड़ीसा और सिंध अभी मैंने बताए थे, बिहार भी बना था। उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बना दिए गए। गवर्नरों के 11 प्रांतों के कुछ विशिष्ट प्रावधानों, प्रयोजनों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की निगरानी के निर्देशन और नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। पूरी तरह क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया पूरी तरह। ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं?
गवर्नरों के 11 प्रांतों के कुछ विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार तथा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की निगरानी के निर्देशन और नियंत्रण से पूरी तरह, मतलब इन लोगों के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया व्यवस्था को, कुछ चीजों को छोड़ करके। ठीक है, पहले इन्हीं का नियंत्रण रहता था। किन का नियंत्रण रहता था? पहले गवर्नरों का नियंत्रण था राज्यों पर, अब मुक्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। अगला पॉइंट देखिए, प्रांतीय विधानमंडलों को अनेक कई शक्तियां प्रदान की गई और मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। जो मंत्री परिषद होगी हमारी, वो विधानमंडल में जाकर के उत्तरदायी होगी, विधानमंडल के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी विधानमंडल के प्रति। ठीक है, जैसे इस समय हमारी जो मंत्री परिषद होती है, जैसे मोदी जी के नेतृत्व मंत्री परिषद काम कर रही है, कुल लोकसभा के सदस्यों के जो 15% मंत्री होते हैं, 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो व्यवस्था की गई थी, तो जितने मंत्री होते हैं सभी को मिलाकर के मंत्री परिषद होती है। सारे मंत्री काय के प्रति उत्तरदायी होते हैं हमारी व्यवस्था में? संसद के प्रति, यानी कि लोकसभा के प्रति होते हैं संसद में, क्योंकि सरकार कहां से काम करती है? लोकसभा के व्याप पे काम करती है हमारे देश के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 75 के क्लॉज नंबर 3 में पढ़ते हैं मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी। अगला पॉइंट देखिए, वह एक अविश्वास प्रस्ताव पास करके पदच्युत कर सकती है तथा साथ ही विधानमंडल प्रश्नों तथा अन्य पूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रख सकती है। ठीक है, मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। आज भी हमारी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। आर्टिकल 75 के 3 में है आज की व्यवस्था, उस समय भी ये शक्ति दी गई, तो देख लो। और वह एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उसे हटा भी सकती है, पद से हटा सकती है। ठीक है, साथ ही विधानमंडल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रख सकती है। प्रशासन पर क्या कर सकती है? नियंत्रण रख सकती है मेरे भाई। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना एक एक पॉइंट। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना बाद में। आगे देखिए, विधानमंडल में, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है 1935 का, विधानमंडल समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून पास कर सकता है। ठीक है, जो विधानमंडल होता था वो कौन सी विषय पर? समवर्ती विषय पर। समवर्ती सूची में जो विषय होती थी उन पर कानून पास करते हैं, किंतु टकराव, यदि टकराव हो जाए स्थिति में संघीय कानून ही प्रभावी माना जाएगा, यानी कि केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। इस प्रकार केंद्रीय वो इकाइयों के मध्य संघ सूची में 59 विषय रखी गई उस समय मेरे भाई, राज्य सूची में 54 विषय रखी गई थी और समवर्ती सूची में 36 विषय के आधार पर शक्तियों का विभाजन कर दिया गया और अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दे दी गई थी। कुछ शक्तियां होती थी जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो वायसराय के पास थी। सेम कॉन्सेप्ट अब है, जैसे 3 सूचियों में अब भी वर्तमान में है, जैसे 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में, 12 में से एक 7वीं अनुसूची है। कौन से नंबर की? 7वीं अनुसूची में क्या बांटा गया है? शक्तियों को ही, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर पढ़ते हैं, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं 7th शेड्यूल में। तो उसमें ये पढ़ते हैं हम कि राज्य सूची है, संघ सूची और समवर्ती सूची, तीनों सूचियों को पढ़ते हैं हम। कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची में। तो वहां भी ये लिखा गया है कि कुछ अवशिष्ट शक्तियां वो भारत सरकार के पास रहेंगी अब इस समय वर्तमान में। ऐसे ही कुछ अवशिष्ट शक्तियां किसके पास छोड़ दी गई? वायसराय के पास। यानी कि पावरफुल कुछ शक्तियां थी, उन पर केवल और केवल वायसराय निर्णय ले सकते हैं, और इस समय किसके पास होती हैं? भारत सरकार के पास। भारत सरकार निर्णय ले सकती है कुछ शक्तियों पर, उन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। देशी रियासतों ने व्यवस्था में शामिल होने से इनकार कर दिया कि भाई, देशी रियासतों ने कह दिया भाई हम नहीं शामिल होंगे आपके साथ। जिनमें राजा महाराजा शासन करते थे उन्होंने मना कर दिया दो टूक कि भाई हम आपकी इस संघीय व्यवस्था में शामिल कतई नहीं होंगे। इस पॉइंट से ये आप समझ सकते हैं। इस एक्ट ने दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार कर दिया। अब ये लोग 1935 में ये भी काम कर दिया इन लोगों ने। अब जो निर्वाचन की व्यवस्था थी, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था थी, जो मैं आपको सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुस्लिम समुदाय के ऊपर लागू की गई थी, बाद में 1919 में सिखों के ऊपर, ईसाइयों के ऊपर उसका विस्तार कर दिया। 1919 के बाद 1935 में उसी व्यवस्था का और विस्तार कर रहे हैं। यानी कि इनकी नीति क्या थी ब्रिटिश सरकार की मेरे भाई? फूट डालो और राज करो। अब समुदाय के अंदर भारत के जो अलग अलग समुदाय हैं उनको अलग करना चाह रहे हैं, उनमें फूट डालना चाह रहे हैं, यही उनका
का मकसद है, कॉन्सेप्ट है। देखिए आप, दलित जातियों के ऊपर, महिलाओं के लिए अलग से निर्वाचन, दलित जातियों के लिए अलग से निर्वाचन, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार कर दिया 35 में इन्होंने। इस एक्ट के अंतर्गत मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को, अंडरलाइन कीजिएगा, मताधिकार का अधिकार दिया गया। कितनी परसेंट जनसंख्या को? लगभग 10% जनसंख्या को अधिकार दिया गया वोट डालने का। मताधिकार मतलब अपने मत का अधिकार, अपने मत मतलब अपनी बुद्धि का अधिकार कर सकते हैं, ठीक है। सही और गलत का फैसला कर सकते हैं, कौन सा कैंडिडेट सही है कौन सा गलत है, उसी का फैसला करने को मत का इस्तेमाल होता है, यानी कि वोट का इस्तेमाल होता है गांव से लेकर के प्रधानमंत्री के चुनाव तक। लेकिन आजकल लोग जब अपने मत का इस्तेमाल करते हैं तो एक पौआ के चक्कर में कट जाते हैं, है ना। कुछ लुभावनी चीजों के, खाने पीने की चीजों के, कुछ पहनने की चीजों के चक्कर में अपने मत का इस्तेमाल कर जाते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर जाते हैं ना, अपने वोट का इस्तेमाल कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का दौर इसी तरीके का है कि जहां पैसा मिलेगा, जहां खाना पीना मिलेगा, वहां चाहे व्यक्ति किसी भी तरीके का कैंडिडेट हो, चाहे उसने मर्डर क्यों ना किए हो, उसकी सामाजिक छवि बिल्कुल खराब हो, सामाजिक छवि बिल्कुल धूमिल हो, समाज में कहीं बैठने का उनको स्थान नहीं है, चार लोग उनको कहीं पूछने वाले नहीं है, ऐसा लोग प्रधानी के पद पर प्रत्याशी होता है गांव के अंदर, और इसे लोग पैसे के ब्याह पर, इन सारी चीजों के ब्याह पर वोट दे देते हैं, है ना। और फिर वो अपनी मौज मस्ती करता है, पूरे 5 साल तक आनंद लेता है, फिर वो सुनता नहीं है किसी की। लोग भी इसी लायक हैं, लोग भी यही काम करते हैं, है ना। तो 10% जनसंख्या के मताधिकार का। मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। काय की स्थापना की गई इस अधिनियम में मेरे भाई? आरबीआई की स्थापना की गई है ना। वैसे 1 अप्रैल 1935 असल में आरबीआई की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था सबसे पहले। कहां पे मेरे भाई? कलकत्ता में भैया, है ना। देखिएगा और बताइए दिक्कत कहीं पे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसी एक्ट के तहत संघीय लोक सेवा आयोग 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। हालांकि संघीय लोक सेवा आयोग, अब ये देखो संघ शब्द जुड़ रहा है यहां। हालांकि लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में की जा चुकी थी, 1919 के अधिनियम के द्वारा 1926 में की जा चुकी थी, लेकिन इसी एक्ट के तहत संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना एवं 1937 में, ये सही है, यहां से इसे एक बार चेक करेंगे हम। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। संघीय, संघ मतलब भारत का न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा न्यायालय इस समय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो संघीय न्यायालय उस समय बोलते थे। सर मॉरिस गवेयर इसके पहले चीफ जस्टिस बने थे 1937 में। सर मॉरिस गवेयर लिख लेना, मुख्य न्यायमूर्ति थे उस समय 1937 में स्थापना की गई। अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय प्रक्रिया में आ गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश, ये लिखा भी है, मैं बता रहा था, सर मॉरिस गवेयर थे, और 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे। एक का नाम जस्टिस M.S. सुल्तान एवं जस्टिस M.R. जैकब भी शामिल थे, ठीक है। यानी कि 1 और 6, 7 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते? 7 1937 में। यानी कि संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, नींव रखी गई, स्थापित किया गया, काम भी करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1937 से मुख्य न्यायमूर्ति सर मॉरिस गवेयर थे 1937 में। नोट कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। जो उस समय बेटा संसद भवन में चलता था, जब 1937 से 1950 तक, इवन 1949-50 तक ये संसद भवन के एक हिस्से में सुप्रीम कोर्ट चला करता था पुराने दिनों में, अंग्रेजी शासन में। ये अंग्रेजों ने स्थापना करी थी, है ना। लेकिन जो नया सुप्रीम कोर्ट है इस समय दिल्ली में, आप फोटो में, इमेज पे, न्यूज़पेपर्स पे, सोशल मीडिया पे जो देखते हो, अगर कोई वर्डिक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट ने ये फलाना फलाना फैसला दिया अलग अलग विषयों पर, तो आप देखते हो जो बिल्डिंग दिखाई जाती है लाल कलर की, वो बिल्डिंग दिल्ली के एक अलग स्थान पर बनी हुई है ना। ये बनती है, इसका उद्घाटन होता है विधिवत रूप से 28 जनवरी 1950 को। आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की न्यायपालिका 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके पहले मुख्य न्यायमूर्ति थे हीरालाल जे कानिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हीरालाल जे कानिया, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। और उस समय ये व्यवस्था थी मेरे भाई। अब ये हो गया पूरा। 1937 का अलग से पढ़ाएंगे,
तो ये प्रावधान थे आपके 1935 के भारत शासन अधिनियम के। अच्छे से इनको नोट कर लेना, फिर भी कोई दिक्कत समस्या कहीं पे आपको लगे तो आप बताइएगा, हमें इंडिकेशन कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एक एक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी धाराएं थी, कितनी सूचियां थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं हर एक पेज का आप। वर्मा को भारत से अलग किया गया, उड़ीसा सिंध 2 नए प्रांत इसमें बनाए गए, संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई, है ना। देशी रियासतों और इन सारे लोगों को मिलाकर के एक संघीय व्यवस्था बनाई, लेकिन देशी रियासतें शामिल नहीं हुई इसके अंदर, ठीक है। विधानमंडलों को शक्तियां दी गई, मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बनाई गई, जैसे लोकसभा के प्रति हमारी मंत्री परिषद होती है। अविश्वास प्रस्ताव की भी बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। समवर्ती सूची, यानी कि इसमें ये तीनों सूचियों का भी उल्लेख है जो इस समय हमारी 7वीं अनुसूची में है। देशी रियासतों ने मना कर दिया, भाई शामिल नहीं होंगे हम। आरबीआई की स्थापना, 10% लोगों को मताधिकार का, और इनको भी पृथक निर्वाचन में ले लिया गया, दलित समुदाय को, महिलाओं को, मजदूर वर्ग को। अगला पॉइंट है 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना, और अक्टूबर 1937 से यह काम करने लग गया, ठीक है। ये सभी पॉइंट आप आराम से नोट करिएगा और देखिएगा, सारे पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। और अगली क्लास इसके बाद हम अगला 1937 के प्रांतीय चुनाव पर बात करेंगे, फिर 1947 पे, फिर विधिवत रूप से संविधान पर प्रवेश करेंगे। संविधान में कैबिनेट मिशन को समझेंगे बहुत अच्छे से, एक एक पॉइंट को समझेंगे। आप जुड़े रहिए, निःशुल्क पढ़िए यूपीएसआई का, और मूल विधि की क्लासेस के कमेंट आए बच्चों के, तो मेरे भाई मूल विधि के 5-7 क्वेश्चन आएंगे। काहे टेंशन ले रहे हो भाई, 10-12 दिनों में मूल विधि पढ़ लोगे आप, और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इतना टेंशन किस बात का लेना है ना, ज्यादा टेंशन उस बात का लेना है कि जो ज्यादा बड़ा पोर्शन है और जहां से ज्यादा नंबर आपको प्राप्त करने है ना। ज्यादा नंबर सही करके ही सिलेक्शन होगा। कुछ एक क्वेश्चन 2-4 अगर आएंगे भी नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनसे मेरे भाई, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको कराएंगे, उस पर हमारा रिसर्च जारी है, मूल विधि पर शोध जारी है, तो आएंगे क्लास लेकर के बहुत बेहतरीन सी आपके लिए। आप टेंशन चिंता ना करें, टेंशन ना लें, आप पढ़ते रहिए बस, और जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपना अवश्य ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। नमस्कार, राधे राधे।